हे गाइस, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और मार्वल का फेज 6 ऑफिशियली किक ऑफ होता है इस मूवी के रिलीज के साथ। इसमें फाइनली 7 साल बाद बैक टू बैक 2 अवेंजर्स मूवीज रिलीज होने वाली है, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 में। अब क्योंकि ये फेज इतना इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए, तो इसकी हर एक मूवी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, कंसिडरिंग ये मल्टीवर्स सागा का आखिरी फेज है और सभी मल्टीवर्स स्टोरी लाइंस इस फेज में कंक्लूड हो जाएगी। अब अगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है और इस मूवी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली अगले साल आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन की अगर हम बात करें तो इस सीन की शुरुआत होती है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के क्लाइमैक्स में हुए इवेंट्स के 4 साल बाद, जहां फ्रैंकलिन अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। सू स्टॉर्म उसे स्टोरी पढ़कर सुना रही होती है और फ्रैंकलिन को दूसरी स्टोरी सुननी होती है। इसीलिए सू लिविंग रूम छोड़कर फ्रैंकलिन के लिए किताब लेने जाती है। जब वो किताब लेकर वापस लौट रही होती है तब किसी पोर्टल के खुलने की आवाज आती है और अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पिशियस हो जाता है। सू को किसी खतरे का एहसास होता है और जैसे ही वो अटैक स्टांस में आती है फ्रैंकलिन की ओर, तो हम एक हुडेड फिगर को देखते हैं फ्रैंकलिन के साथ, जिसने कॉमिक बुक एक्यूरेट डूम का मास्क पकड़ा हुआ है। इसी क्लिफ हैंगर पे ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है और उसके तुरंत बाद हम एक टाइटल कार्ड देखते हैं जिसमें द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा टेक अवे सीन से यही है कि फाइनली डॉक्टर डूम की एंट्री हो चुकी है एमसीयू में। अब इस सीन में बहुत सारी चीजें हो रही है। सबसे पहले तो ये सीन मूवी के इवेंट्स के 4 साल बाद हो रहा है। फ्रैंकलिन अब बड़ा हो चुका है और अगर आपने मेरा पिछला थियरी वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की कास्टिंग के लिए 10 से 13 साल के लड़के की तलाश कर रहा था पिछले साल। अगर ये न्यूज एक्यूरेट है तो अवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स तक वो और एज अप होगा। और रिसेंटली रिलीज हुए थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फैंटास्टिक फोर की शिप एक्सेलसियोर को 616 यूनिवर्स में आते हुए देखते हैं। तो अगर इस शिप में यही फैंटास्टिक फोर की फैमिली है तो ये शिप अब तभी अर्थ 616 पे पहुंचेगी जब फ्रैंकलिन कम से कम 10 साल का हो चुका होगा। इसका मतलब है कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद भी फैंटास्टिक फोर की टीम अपना यूनिवर्स 828 नहीं छोड़ेगी। इस बात से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का एमसीयू में इंट्रोडक्शन पूरी तरह बदल जाता है, जिसकी बात मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। कमिंग बैक टू पोस्ट क्रेडिट सीन, अब जब सू फ्रैंकलिन के लिए किताब लेकर वापस लौट रही होती है तो जिस पोर्टल के खुलने की आवाज आती है उसे, वो आवाज काफी हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इल्यूमिनाटी सीन में रीड रिचर्ड्स के पोर्टल की आवाज जैसी लग रही है। And the smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four. Hello, Stephen. इवन एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमania के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब कैंग वेरिएंट्स इस बड़े से अरीना में पोर्टल के थ्रू आता है तो उस वक्त भी वही आवाज हमें सुनने मिलती है जो हमें यहाँ सुनाई दी। यानी कि डॉक्टर डूम यहाँ भी उसी डिवाइस या टेक्नोलॉजी का यूज करके आया होगा जो रीड रिचर्ड्स और कैंग वेरिएंट्स यूज कर रहे थे। ये पोर्टल असल में एक टाइम प्लेटफॉर्म है जिसे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने ही इन्वेंट किया था। ये टाइम प्लेटफॉर्म एक टाइम मशीन की तरह काम करता है और इसे यूज करने वाला पर्सन टाइम में कहीं भी पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है और ना सिर्फ टाइम में बल्कि दूसरी रियलिटीज में भी ट्रैवल किया जा सकता है इस टाइम प्लेटफॉर्म से। अब इसी टाइम प्लेटफॉर्म से फैंटास्टिक फोर के लिविंग रूम में आने के बाद हम डूम को बगैर मास्क के फ्रैंकलिन के साथ देखते हैं। डूम का अपना फेस रिवील करना कॉमिक्स में बहुत बड़ी बात थी। अगर आपको डॉक्टर डूम के ओरिजिन के बारे में पता है तो विक्टर वॉन डूम न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम के साथ पढ़ता था। रीड और डूम की कॉलेज के जमाने से ही नहीं बनती थी। हालांकि वो दोनों अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स थे और उनकी डिबेट्स बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के लेवल की हुआ करती थी। एक तरफ जहां रीड अपनी इन्वेंशंस में बिजी था और कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन्स और शिप्स उसने बना भी ली थी, वहीं दूसरी तरफ डूम काफी ऑब्सेस्ड हो चुका था एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो किसी पर्सन का एस्ट्रल फॉर्म प्रोजेक्ट कर सकती है दूसरे डिमेंशन से। दरअसल डूम अपनी मरी हुई माँ की आत्मा को मेफिस्टो के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। अब डूम ने वो मशीन तो बना ली, लेकिन रीड ने डूम के कैलकुलेशंस में एक गलती देखी जिसके बारे में उसने डूम को बताया। डूम को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई और उसने रीड की वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसके मशीन चालू करते ही एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें डूम का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया। इस अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और डूम ने इस हादसे का सारा दोष रीड रिचर्ड्स पे डाल दिया। इस फेशियल इंजरी की वजह से उसे काफी बड़ा धक्का लगा था और अपने चेहरे को अब डायरेक्टली ना देख पाने की वजह से डूम ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। वो मैनकाइंड से दूर चला गया और ब्लैक मैजिक और सॉर्सरी सीखने के लिए तिब्बत के एक रिमोट विलेज में आ पहुंचा, जहाँ के मंक्स ने उसे अपने ऑर्डर में ले लिया। इसी जगह पर कई साल ब्लैक मैजिक और सॉर्सरी सीखने के बाद उसने अपना आइकॉनिक मास्क पहना और उसने कसम खाई कि कोई भी मॉर्टल बीइंग विक्टर वॉन डूम की शक्ल दोबारा नहीं देखेगा। अब से लोग उसे डॉक्टर डूम के नाम से जानेंगे।
इस इवेंट के बाद कॉमिक्स में हार्डली कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां डूम ने अपना फेस रिवील किया है। डूम की इसी कॉमिक्स वाली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो फ्रैंकलिन के सामने अपना फेस रिवील करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा उसके लिए। उसका ये स्टेप दो पॉसिबिलिटीज को ओपन करता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डूम का फेस इस सीन के वक्त ऑलरेडी हील हो चुका होगा और उसका फेस फ्रैंकलिन ने ही हील किया होगा पिछले 4 साल में, कंसिडरिंग उसी ने सू स्टॉर्म को भी बचाया था मूवी के क्लाइमैक्स में। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्वल कॉमिक्स की डूम वाली हिस्ट्री से डिविएट होकर अलग स्टोरी लाइन पर फोकस करेगा, जहां डूम का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल होगा और टोनी स्टार्क के चेहरे से रिजेंबल करेगा, एज ही अवेंजर्स डूम्सडे के सबसे इंट्रिगिंग फैक्टर में से एक है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिवील होती है और वो ये है कि डूम मोस्ट प्रोबेबली इसी 828 यूनिवर्स से बिलोंग करता है और इस फैमिली के साथ वो कुछ वक्त से इंटरेक्ट भी कर रहा होगा, स्पेशली फ्रैंकलिन के पावर्स डिस्कवर करने के बाद। इसीलिए हमें सू स्टॉर्म का रिएक्शन देखने नहीं मिलता इस सीन में। हो सकता है कि वो भी विक्टर वॉन डूम से फेमिलियर हुई होगी पिछले 4 साल में और इस मूवी में ऑलरेडी उसके होम कंट्री लैटविया को भी मेंशन किया गया है कई बार, जिससे ये पॉसिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम इसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। इस 4 साल के टाइम जंप का एक फायदा ये होगा कि मार्वल इस 4 साल के दौरान फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच एक तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएगा, जिसे आगे और एक्सप्लोर किया जाएगा अवेंजर्स डूम्सडे में। और डूम अल्टीमेटली एक फैंटास्टिक फोर विलन रहा है कॉमिक्स में, और क्योंकि अब तक उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया किसी एमसीयू मूवी में, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स आइडियल चॉइस बन जाती है मार्वल के लिए डूम के एमसीयू इंट्रोडक्शन को लेके। अब जैसे कि मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अवेंजर्स डूम्सडे की इवेंट्स के दौरान फ्रैंकलिन कम से कम 10 साल का हो चुका होगा, यानी कि कम से कम 6 साल और फैंटास्टिक फोर इसी 828 यूनिवर्स में रहेंगे, इंक्लूडिंग डूम। अवेंजर्स डूम्सडे जैसे कि हम सब जानते हैं इंकर्जन्स पर फोकस करेगी, जिसकी बात कोइंसिडेंटली रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में की थी। अतिक्रमण तब होता है जब 2 यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है और उनके टकराव से एक या वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इन इंकर्जन्स को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम और द मार्वल्स में ऑलरेडी होते हुए देखा है। अवेंजर्स डूम्सडे में ये इवेंट्स और तेज हो जाएंगी। इवन थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में येलेना स्पेस क्राइसिस की बात करती है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक इंकर्जन ही होगा। यानी कि जब फ्रैंकलिन 828 यूनिवर्स में बड़ा हो रहा होगा तो एक पॉइंट पर डूम और प्रोबेबली रीड भी इंकर्जन्स को डिस्कवर करेंगे, जहां एक एक करके बहुत से यूनिवर्सेस खत्म हो रहे होंगे। प्रोबेबली उनका यूनिवर्स भी इंकर्जन में इन्वॉल्व हो जाएगा 616 यूनिवर्स के साथ, जिसके चलते वो 616 यूनिवर्स में आए होंगे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। और क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद अगली मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होने वाली है, तो काफी चांसेस है कि अवेंजर्स डूम्सडे के एंड तक पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के पहले की स्टोरी लाइन टाइम रन्स आउट में मल्टीवर्स बहुत तेजी से खत्म हो रहा था और डूम अपनी तरफ से मल्टीवर्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब मल्टीवर्स ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब डूम मल्टीवर्स को मेंटेन करने वाले कॉस्मिक बींग्स बियॉन्डर्स से लड़ने पहुंच गया। अल्टीमेटली वो बियॉन्डर्स को मारकर उनके पावर्स खुद छीन लेता है और उन पावर से वो मल्टीवर्स के बचे हुए हिस्सों से एक बैटल वर्ल्ड बना लेता है, जहां वो गॉड एम्परर डूम बनकर रूल करता है। सिमिलर सी स्टोरी हमें अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में भी देखने मिल सकती है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये हो सकता है कि इनिशियली फैंटास्टिक फोर की फैमिली इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन डूम की मदद करने के लिए राजी हो जाएगी। हालांकि जब उन्हें डूम के इंटेंशंस के बारे में पता चलेगा तो वो पीछे हट जाएंगे डूम के मिशन से। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पावर्स को डिस्कवर करने के बाद उसे किडनैप करने आया होगा, एज उसे यहाँ भी इंकर्जन्स के बारे में पता चल चुका होगा। अब जब यूनिवर्सेस खत्म हो रहे हो तो उस वक्त फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पावर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉमिक्स में वो यूनिवर्सेस तक क्रिएट कर सकता था अपने पावर से जब वो सिर्फ एक बेबी था, तो एक तरह से उसके पावर्स टेक्निकली इंकर्जन्स को रोक सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, अवेंजर्स डूम्सडे की इवेंट्स के दौरान फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली 10 से 13 साल का हो चुका होगा, जबकि पोस्ट क्रेडिट सीन में वो हार्डली 4 या 5 साल का है। तो किडनैप हो जाने के बाद इतने साल उसका डूम के साथ रहना कोई सेंस ऐड नहीं करता अवेंजर्स डूम्सडे की ओवरऑल स्टोरी को लेकर, अनलेस कि फ्रैंकलिन के 10 से 13 साल के बीच के होने की खबर एक्यूरेट ना हो। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक तरह का ट्रिब्यूट था जैक कर्बी को, जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था 1961 में। हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की इस टीम को कार्टून के फॉर्म में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैक कर्बी ने इमेजिन किया था इन कैरेक्टर्स को उस वक्त। और ये कार्टून कैरेक्टर्स एक तरह से 1967 के हैना बार्बरा प्रोडक्शंस के कार्टून कैरेक्टर से रिजेंबल करते हैं। और इवन हम कुछ क्लासिक फैंटास्टिक फोर विलेंस को भी देखते हैं इस मोन्टाज में। ड्रैगन मैन, पपेट मास्टर, डियाब्लो, रेड घोस्ट और इस मूवी में दिखने वाले मोल मैन भी इस कार्टून इंट्रो में है। ऑल्दो डूम का कोई फुटेज हमें नहीं दिखा इस इंट्रो में। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि मार्वल डूम का फर्स्ट लुक सीधा अवेंजर्स डूम्सडे में रिवील करेगा, जिसकी वजह से उन्होंने डूम का फुल लुक रिवील नहीं किया इस पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो आपके क्या थॉट्स है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के इस पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर, और आपके हिसाब से डूम यहाँ क्यों आया है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।